स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने फंक्शन पढ़ा था एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। पार्ट 2 में हमने फंक्शन पढ़ा था एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस, और उसमें हमने 5 स्पेशल टाइप के फंक्शंस का डोमेन, ग्राफ, रेंज वगैरह वगैरह देखी थी। मैंने आपको बताया था बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। वीडियो बड़ी हो रही थी तो बाकी 5 फंक्शन को हम अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू चल रही है वीडियो वाली, ये मान लीजिएगा आपकी पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों एक ही हैं, बस पार्ट अलग हो गए इन दोनों के। ठीक है, तो उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन, उस पॉलिनोमियल में हमने कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शंस के ग्राफ, डेफिनेशन, रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो बाकी 5 फंक्शन हमारे रह गए थे। नंबर 6 पे हमारा कौन सा रह गया था? रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन। नंबर 7 पर हमारा रह गया है इररेशनल फंक्शन। 8 हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, 9 हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, और फिर 10 हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा इस वीडियो का एजेंडा रहेगा। ठीक है, ये सब फंक्शन हमारे ग्राफ में है, इन द ग्राफ, डोमेन, रेंज वगैरह सब हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, बाकी जो फंक्शन है इनके अलावा और भी होते हैं, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हम कुछ क्लास 12 में पढ़ेंगे। लोगरिथमिक फंक्शन को क्लास 12 में पढ़ेंगे, और बाकी फंक्शन फिलहाल 11th क्लास में सिलेबस में हमारे नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन नहीं है, हालांकि उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हम देर नहीं करेंगे ज्यादा, शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक रेशनल फंक्शन। तो ये मैं इस वीडियो के लिए पहला टॉपिक है, मगर जो पूरा कंटिन्यू टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें नंबर 6 पे आ रहा है, क्योंकि 5 ग्राफ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 6 डालेंगे यहाँ पर हम लोग और पढ़ते हैं यार आज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन बहुत ध्यान से समझनी है चीजों को, क्योंकि इससे पहले वीडियो में जो आपने 5 फंक्शन पढ़े थे उनके ग्राफ आपने पहले बनाए हुए हैं। 9th 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे, उसी की हेल्प से हमने उन ग्राफ को बना दिया था। यहाँ थोड़ा सा आपको एक नई चीज फील होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना है रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, और जो भी यहाँ पर मैंने तीनों नाम लिखे हुए हैं। तो रेशनल फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में। वो फंक्शन जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में हो, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ पोलिनोमियल। पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों क्या हो? पोलिनोमियल हो, और क्यू एक्स यहाँ पे 0 ना हो तो इसको बोलते हैं हम रेशनल फंक्शन। और यहाँ पर हम रेशनल फंक्शन का एक स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं। रेशनल फंक्शन का क्या कर रहे हैं? स्पेशल केस फंक्शन। हमने क्या किया? पी एक्स को हमने लिया 1, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन। पी एक्स इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन, एंड क्यू एक्स को मैंने क्या लिया? x। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। भाई क्यू एक्स इक्वल टू x इज आइडेंटिटी फंक्शन, पहले पढ़ गया है। एंड पी एक्स इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स बिकम्स, एफ एक्स क्या बन के आया? 1 अपॉन x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x पे फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। x पे फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉरी 0 पर, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट चला जाएगा, तो 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए 1 अपॉन x और x नॉट इक्वल टू 0। तो हम रेशनल फंक्शन में इस स्पेशल फंक्शन को, ये रेशनल फंक्शन का स्पेशल केस बन गया। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। दिस इज नोन एज, इसको हम दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल, दिस इज नोन एज कितना? रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। तो रेशनल फंक्शन की इस कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया है एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पोलिनोमियल होंगे, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक स्पेशल केस को कंसीडर किया मैंने, पी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स। So function becomes f is equal to 1 upon x, where x is not equal to 0, and this is known as reciprocal function. ठीक, अब अगर हम, ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। तो रेशनल फंक्शन की कैटेगरी में रेसिप्रोकल फंक्शन को मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। अब अगर आप इसके डोमेन की बात करें, तो डोमेन मतलब जिस जिस वैल्यू का फंक्शन डिफाइन होगा, जो जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, वो डोमेन होता है। एंड रेंज, जिस वैल्यू का फंक्शन, सॉरी जो वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है, जो आउटपुट आएगा।
तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो है भैया यहाँ पर, वो एक्स पे डिफाइन, 0 पे डिफाइन नहीं होगा। आप कुछ भी रियल नंबर यहाँ पुट करो, 1 2 3, या फिर पॉइंट में ले लो या नेगेटिव में ले लो, वैल्यू निकल के जरूर आएगी, बस 0 पे नहीं आएगी। तो मतलब क्या ना क्या हुआ, रियल नंबर में से अगर हम 0 को हटा दें तो ये बनता है इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन मतलब जिस वैल्यू का फंक्शन डिफाइन होगा। भाई 0 पे डिफाइन नहीं होगा ना, ये 0 पे नोट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नोट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर माइनस 0। अब बात करते हैं रेंज की, जो वैल्यूज निकल के आएंगी। अब ध्यान से देखो 1/x, इसमें आप कभी भी कोई वैल्यू पुट करो, वैल्यूज इनफाइनाइट से निकल के आप चली जाएंगी, कभी भी 0 नहीं आएगा निकल के। 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन कुछ भी करो आप, भाई 1 अपॉन कुछ भी करोगे कुछ तो वैल्यू आएगी, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। तो मतलब रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, r-0। तो इस फंक्शन की रेंज भी कितनी होती है, r-0। तो रेशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेशनल फंक्शन का रेंज, मतलब इस केस के, कभी आप, मैं जितनी बात कर रहा हूं स्पेशल केस के लिए ही कर रहा हूं, कभी आप रेशनल फंक्शन के रट के ही बैठ जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कि 1/x की क्या होगी, r-0 और r-0। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। अगर आप ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें तो क्योंकि 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पे हमने ओपन सर्कल लगाया, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और इसका ग्राफ आपको डायरेक्ट याद रखना है। वैसे तो हम टेबल बनाए, अगर अगर आप इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ की अगर आप बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को हमने मान लिया y/x। फिर मैं आपको एक दो वैल्यू निकाल निकाल दिखा देता हूं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। एक्स वाई, देखो 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 तो मेरे को रखना नहीं है। 1 रखूंगा तो 1/1 मिलेगा। अब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 1/2 0.5 मिलेगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो 1/3 0.3 मिलेगा, है ना। 1 अगर 4 रखूंगा तो 0.25 मिलेगा। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, मतलब कि 1 1 से ग्राफ जाएगा पास होकर। x की वैल्यू अगर 2 है तो y 0.5 है। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की 0.3 और कम हो गई। x की अगर 4 है तो y की और कम हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x एक्सिस पर वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज ऑन द एक्स एक्सिस पर वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो ये पॉइंट मेरे को नीचे मिल रहे हैं, नीचे तरफ डिक्रीजन। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आर्क यहां से एफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी। क्योंकि अगर सपोज करो कि ये आर्क एक्सिस को कट कर जाती है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0। भाई फिर तो ये पॉइंट a,0 बन जाएगा ना। और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, डोमेन वाली। ये वैल्यू किसकी होती है, रेंज वाली। और रेंज में तो 0 है ही नहीं, रेंज में 0 है ही नहीं, समझो बात को, आप ध्यान लगाओ, रेंज में तो 0 है ही ना। तो यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, आप बहुत ध्यान से सोचो, ये बात मैं आपको बताता हूँ, फील कराता हूँ आपको, बातों को फील कराता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले लूं, मान लो मैंने x की वैल्यू 1000 ले ली, तो y की वैल्यू ना 0.001 आएगी। मतलब और ज्यादा y की वैल्यू और ज्यादा नियरेस्ट आ जाएगी, 0 के नजदीक। हम क्लोजर जा रहे हैं इस एक्सिस के, यहां से। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ग्राफ इसका इस तरह बनता है, इस तरीके से। ये आर्क एक्स एक्सिस के क्लोजर, वेरी क्लोजर, वेरी क्लोजर, वेरी क्लोजर, बस कट नहीं करेगी। क्योंकि कट करने का मतलब क्या हो जाता है, 0 आएगा, जबकि 0 आएगा नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो जितनी भी चाहो आप इस वैल्यू को बढ़ा लो, 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़, तो जो भी नीचे आएगा ना वो 0.0000 बहुत स्मॉलेस्ट आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होगा। ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया था 1 1 है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है। और ये वैल्यू हमको यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसे मिलती है जब नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव के लिए टेबल बनाऊंगा आगे, तो फिर सिमिलरली वैल्यू हमको यहाँ भी मिलेंगी ऐसे, ठीक। तो 0 पे कर्व डिफाइन नहीं है, तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 को ना तो यहाँ पे कट करेगा, ना 0 को यहाँ पे कट करेगा। भाई देखो 0 पे कट करने का मतलब होता है कि वैल्यू 0 देना, वैल्यू 0 आएगी नहीं इसकी कभी भी, समझ आया ना। तो ये होता है मेरे पास ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक। तो इस ग्राफ को आप लोग याद रखेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पर। तो ये पूरा ही, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ये वाला है या फिर सिर्फ ये वाला है, नहीं, पूरा पूरा एक ही है, ठीक है। दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। चलो, ठीक। तो तुरंत इसको नोट करेंगे तुरंत, और चल रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, इररेशनल फंक्शन पर।
अगला है इररेशनल फंक्शन। ठीक, नंबर 7 है मेरे पास। इररेशनल फंक्शन। इररेशनल फंक्शन का मतलब क्या होगा? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, या तो पावर नेगेटिव आ जाए वेरिएबल की पावर, या फिर पावर सर्ड्स में आ जाए। सर्ड मतलब रूट आ जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, 1/3 पावर, 1 पावर, तो उनको बोलते हैं इररेशनल फंक्शन। फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं इररेशनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको मैंने, ये भी एक स्पेशल केस लिया है, स्पेशल केस है ये भी एक। ठीक है, ये भी क्या है? इररेशनल फंक्शन का एक स्पेशल केस। हालांकि इस तरह के सभी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इररेशनल फंक्शन। ये भी इररेशनल फंक्शन है, ये भी इररेशनल फंक्शन है। ठीक है, नहीं इसको हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं वैसे, जिसमें सर्ड्स लिखी हुई आती है, इसको बोलते हैं हम इररेशनल फंक्शंस। ठीक, तो यहाँ पर पावर 1/2 मतलब कि रूट एक्स, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? इररेशनल फंक्शन। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इररेशनल फंक्शन की अगर हम बात करें, इररेशनल फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ तो y इज इक्वल टू रूट एक्स जो होता है ना, क्योंकि जब रूट एक्स फाइंड करेंगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा हमको। इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इज ऑलवेज, इज ऑलवेज पॉजिटिव। y इज इक्वल टू रूट एक्स कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, y इज इक्वल टू रूट एक्स हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। मान लो कि ये हमारी रियल नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर हो गया 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज के बारे में, तो क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता। ये बात आप लोग याद रखना, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे भी इस बात को। नेगेटिव नंबर के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर तो नॉट डिफाइन। स्क्वायर रूट या तो 0 के लिए डिफाइन है, 0 होगा, और स्क्वायर रूट या फिर पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, और उसका स्क्वायर रूट जो भी होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा हमेशा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होता। तो नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा ही नहीं यहाँ तक, तो 0 पे डिफाइन होगा, और 0 से आगे भी डिफाइन होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या तो आप निकाल सकते हो 0 का, या फिर निकाल सकते हो पॉजिटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड कर सकते। ठीक, तो मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन होगा इसका 0, और 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर सारे, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के, 0 पे क्लोज्ड और इनफाइनाइट पे ओपन, ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? डोमेन 0 टू इनफाइनाइट। तो समझ में आ गई बात, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नंबर तो हम अपना पुट ही नहीं कर सकते भाई। डोमेन क्या होता है? जिस नंबर को हम वहां पुट कर सकते हैं, जिससे वह फंक्शन डिफाइन होकर आएगा, वो होता है डोमेन। जहां जहां फंक्शन डिफाइन, तो फंक्शन डिफाइन नेगेटिव पे तो है ही नहीं ना, फंक्शन डिफाइन 0 पर है और पॉजिटिव नंबर पे है, तो 0 टू इनफाइनाइट। ऐसे ही रेंज, जब भी हम रूट फाइंड करेंगे तो नेगेटिव को तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, 0 का फाइंड करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 की रेंज में है। पॉजिटिव का फाइंड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव नंबर भी रेंज में है। तो यही चीज, इतना इंटरवल इसका रेंज भी यही होता है। ठीक, इसका रेंज भी क्या होता है? यही होता है। तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि इररेशनल फंक्शन में हमने जो पढ़ा है स्पेशल केस, वो पढ़ा है हमने स्क्वायर रूट फंक्शन। y इज इक्वल टू रूट एक्स, जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, और रूट नेगेटिवली डिफाइन नहीं है, तो डोमेन 0 टू इनफाइनाइट, एंड रेंज क्योंकि वैल्यू निकल के आएंगी, नेगेटिव कभी नहीं निकल के आती, रूट को सोल्व करके वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। आपको में डाउट आ रहा है, मुझे पता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। रूट को तो सोल्व करते हैं तो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, रूट एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। समझ रहे हैं बात को? तो दिस इज आल्सो नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन, और रेंज इसकी क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। आपको ये डाउट होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको डाउट क्या होगा। आपको डाउट होगा कि सर कह रहे हैं कि भाई रूट के अंदर से वैल्यू जब भी आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो कभी कभी तो हम लोग ऐसे भी करते हैं ना, कभी कभी तो हम लोग ऐसे भी करते हैं ना। ठीक है, देखो सुनो, आप लोगों को ना थोड़ी सी क्या कहते हैं कि बस क्या ही कहूँ, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए मुझे, समझने वाले हैं। कमी है कहीं ना कहीं दुनिया में, है ना। देखो, अगर हमने लिखा है y इज इक्वल टू रूट 25,
और अगर हमने लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इन दोनों बातों के अलग मीनिंग है या दोनों के सेम मीनिंग है, पहले मैं आज ये बताओ। देखो भाई, इन दोनों बातों के अलग मीनिंग है, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। अब मैं समझाता हूं आपको, आपने पढ़ा है 9th 10th क्लास में, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, ओनली वन रूट आर पॉसिबल। ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का तो एक ही रूट होता है और वो क्या होगा 5। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो इसका रूट, इसका जो रूट होगा इक्वेशन का वो 5 भी होगा और माइनस 5 भी होगा, चाहे आप रख के देख लो। 5 को यहां भर दो तो 5 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि जब आप 5 को यहां रखोगे ना तो 5 और रूट 25 की वैल्यू 5, इसको ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 5 रखो तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 रखो तो माइनस 5 का स्क्वायर भी 25। ठीक। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये काम कर देगा, मान लो कोई ये कर देगा, मान लो मैंने कहा कि y की वैल्यू बताओ, चलो उससे छोड़ो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इसके हिसाब से y की वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से y की वैल्यू सिर्फ 5 होगी, याद रखना मेरी बात। इसके हिसाब से अगर कोई y की वैल्यू प्लस माइनस 5 लिख रहा है या इसके हिसाब से कोई y की वैल्यू माइनस 5 लिख रहा है तो भैया ये गलत है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। माइनस 5 को सेटिस्फाई कर रहा है यार, माइनस 5 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। जब हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां पर पता क्या करते हैं हम लोग, मान लो ऐसी सिचुएशन निकल के आती है, तो एक्चुअल में होता यह है कि रूट इधर जाएगा, इधर जाके जाके स्क्वायर रूट बनेगा 25। अब 25 का रूट तो 5 ही होगा, बस 25 का रूट तो समझो 5 ही होगा। ये प्लस माइनस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से लगाते हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक को सोल्व कर रहे हैं जिसके दो रूट पॉसिबल है। ये स्क्वायर रूट उधर जाकर, स्क्वायर रूट का काम, इस स्क्वायर का काम उधर जाकर रूट 25 बनाना है, और रूट 25 आपको केवल 5 देगा। ये प्लस माइनस कहां से आता था क्लास 10th में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाकर प्लस माइनस 5, प्लस माइनस क्वाड्रेटिक की वजह से आया, तो रूट 25 तो 5 ही है। तो ये बात ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है। ठीक, अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो खाली। हाँ, अगर आप कोई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो उसके जितने रूट होते हैं उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ये बात आप लोग अगर चाहो तो जानकारी नोट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन हमें जो वैल्यू देगा वो या तो 0 देगा या फिर पॉजिटिव रियल नंबर देगा। ठीक है, इसी के बेसिस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको हमने कंसिडर किया, और एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए मैंने इधर लिखा x, इधर लिखा y, क्योंकि फंक्शन नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं है तो नेगेटिव वैल्यू मेरे को रखनी ही नहीं है। 0 रखता हूं, x की जगह 0 रखूंगा, y की 0, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 रखूंगा तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9 रखूंगा तो 3, 16 रखूंगा तो 4। भाई वही तो रखूंगा जो मैं शो कर पाऊंगा, देखने को तो आप चाहे कुछ भी रख लो, पॉइंट में आएगा। तो 0 0 हो गया इधर, ये तो क्या हो गया 0 0 1 1, 0 0 के बाद 1 1, 4 एक्स पे 4 2 3 9। तो वो कुछ इस तरह से आपको एक कर्व मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आपको एक कर्व मिलेगा, ये वैल्यू 1 1 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 2, ये हो जाएगी 9 3। इस तरह से आपको एक कर्व, इंक्रीजिंग कर्व मिलेगा, इंक्रीजिंग। अभी आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पता नहीं है ना, क्लास में पढ़ोगे जाकर, तो एक इंक्रीजिंग कर्व प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमको कर्व कहां मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, डोमेन भी पॉजिटिव है, रेंज भी पॉजिटिव है, और साथ साथ 0 भी है, क्योंकि कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन का। और अगर आप, जो मैंने आपको शेडो वाला तरीका बताया उससे अगर देखो, तो अगर आप एक्स एक्सिस पर इस कर्व की परछाई कहां से कहां तक पड़ सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इसका डोमेन। और वाई एक्सिस पर इसकी शेडो कहां से कहां तक पड़ सकती है, यहां से लेकर यहां तक पड़ सकती है। अगर मैं यहां से टॉर्च मारूंगा ना इस पे, तो इसकी शेडो पड़ेगी वाई एक्सिस पर 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी हो जाएगी रेंज। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, और इसका ग्राफ, डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज। हालांकि आपको इसकी भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 8 एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, नंबर 8 कॉल्ड एज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन, called as modulus function, also known as absolute value function, also known as absolute
आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक, मॉडुलस फंक्शन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन है क्लास 11th एंड 12th और हर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज सिग्नम फंक्शन भी, एज वेल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी। इन तीनों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ेंगे, साथ साथ क्लास 12th में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम भी, मिनिमम है क्या अब सिलेबस में नहीं है, तो इनकी जरूरत कहीं पड़ जाती है। आइए देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन वही है जो आपने बचपन में क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इन दो पैरेलल लाइन के बीच में किसी नंबर को लिख दें, तो इसको हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे एब्सोल्यूट वैल्यू, बचपन में हम इसको पढ़ते थे एब्सोल्यूट वैल्यू, मगर अब आकर हम इसको पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या मतलब है बताएंगे अभी आपको। तो डिनोट कैसे करेंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक्स को लिख देंगे, और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मॉडुलस एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स के इफ, अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स कितना होगा, x अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है। ठीक हो गया, चलो। तो ये आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। ग्राफ देखेंगे, फिर देखेंगे डोमेन एंड रेंज। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले मैं आपको आपके माइंड में जमी हुई एक धूल को साफ करना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपके माइंड में जमी हुई है क्लास 6 7 8 से, क्योंकि 9 10 में मॉडल फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। देखते हैं अब मॉडल फंक्शन के बारे में कुछ बातें आगे की ओर। देखो, क्लास 6 7 8 में हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि अगर इन दो लाइन के बीच 3 लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी 3, अगर इन दोनों के अंदर लिखा हुआ है -3 तो भी वैल्यू क्या आएगी 3। ये हमने पढ़ा था बचपन में क्लास 6 7 में, और वहां लिखा था फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, लिखा था फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3, तो 3, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3, साइन देना। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, वही बात अब भी है। अब नोट करेंगे इसको मॉडुलस ऑफ एक्स से। तो मैंने ये क्या लिख दिया, सुनो ये क्या लिखा है। देखो जो मैं बात आपको बताऊंगा ना, वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है और आगे तक ध्यान रखनी है, क्योंकि फिलहाल मैं आपको ये बात बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, तब मैं शायद इतनी डिटेल में आपको ना समझाऊं, थोड़ा तेज से काम कर दो। करना क्या होता है कि एक्चुअल में इन दो लाइनों को हम बोलते हैं मॉडुलस, इन दो लाइनों को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और इन दोनों लाइनों का काम क्या है, इन दोनों लाइनों का काम है अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। इन दोनों लाइनों का काम क्या है, अंदर वाली वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना। अब इसको भी देखते रहना साथ साथ। तो ये कह रहा है कि अगर अगर अंदर वाली वैल्यू, अगर अंदर वाली वैल्यू, अब जरा इस बात को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, मोड 0 भी 0 होता है। अब मैंने कहा 3 का मॉडुलस कितना होगा, ठीक है, तो आपको क्या पता बचपन में कि 3 का मॉडुलस 3 होगा, और -3 का मॉडुलस भी 3 होगा। आपने चीज रटी थी आज तक, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स, इसके अंदर जो भी लिखा है, इसके अंदर जो भी लिखा है, अगर वो इक्वल टू 0 है तब तो एक्स लिख देना। मान लो कि 0 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इस टाइम पे एक्स का काम कौन कर रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ 0। तो अगर 0 के इक्वल है तब तो आप वही लिख देना। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जो कि है 3 ग्रेटर देन 0 है, तो आप जो कि तो 3 लिख देना। और अगर इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको लिखना है नेगेटिव एक्स। तो क्या लिखना है, नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स क्या बना, पॉजिटिव, इस तरह बन रहा है। नहीं समझ में आई बात, दोबारा देखते हैं। हम कह रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये है कि अगर x लिखा हुआ है तो पहले आपको ये देखना है कि x कैसा है। 3 बातें हो सकती हैं, x या तो 0 होगा, या फिर x नेगेटिव होगा, या फिर x पॉजिटिव होगा। 3 तो बातें हैं। x जो लिखा हुआ है अंदर वो या तो 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो पॉजिटिव होगा। अब कह रहे हैं कि अगर ये x 0 के इक्वल है, या फिर ये x 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तब तो आप x ही लिख देना, तब तो हम x ही लिख देंगे। और अगर हमारा x लेस देन 0 हुआ, अगर हमारा x लेस देन 0 होगा, अगर हमारा x नेगेटिव होगा, तो आपको इस x को मल्टीप्लाई करके लिखनी है माइनस। अगर हमारा x लेस देन 0 हुआ तो आपको x को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखनी है, जो मैंने किया है। देखो मेरा x 0 ही था तो मैंने 0 लिख दिया इसके अकॉर्डिंग।
अगर मेरा x कैसा था, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 था तो मैंने फिर ऐसे लिख दिया जो वो ये तो कह रहा है कि अगर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो आपको ऐसा कैसा लिख देना है। और अगर नेगेटिव है, ये यहाँ पे x का काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, किसका कर रहा है, x का। ये है मोड x। x कौन है, -3। x कौन है यहाँ पे, -3। तो मेरा x कैसा है, -3 कैसा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से x को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3। तो बनता है x तो इस तरीके से है। हमने बच्चों में जो पढ़ा था वो भी यही चीज है, अब भी यही चीज है, मगर अब आपको चीजों को इस तरह समझना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा ऐसे। शॉर्ट में याद रखो, अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तब तो जो तो लिख दो, अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो, इस तरह याद रखो। दोबारा देखते हैं, अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो जो तो लिख देना, अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके तब लिखना, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5। इस तरह हम मॉडल फंक्शन को समझेंगे। एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, आप सिर्फ सीधा रटो कि इन लाइनों का मतलब है अंदर वाली चीज को पॉजिटिव बना के देना। इन लाइन का मतलब क्या है, अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अगर पॉजिटिव है तो जो तो लिख देना, और अगर नेगेटिव है तो ये लाइनें इसको एक माइनस और दे देंगी। जब ये लाइनें इसको एक माइनस और दे देंगी तो ये प्लस बन जाएगा। कैसे भी आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा कि अगर वैल्यू 0 है तब तो जो का तो आ जाएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो भी जो का तो आ जाएगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा। अगर आप चाहो तो इन बातों को नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर करता हूं उन चीजों को, आप इनको पहले नोट कर दो। चलो देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं क्लास 6-7 के लेवल से बात करूं तो हम पता क्या करते, मैं कहता कि मोड ए की वैल्यू क्या है। हम क्लास 6-7 में बैठे हुए हैं, 8 में बैठे हुए हैं, तब तो हम बच्चे थे, हम कह देते कि सर मोड ए की वैल्यू ए है, क्योंकि हमको बताया गया है, हटाया गया है कि भैया इसके अंदर से जो भी आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा बाहर। ठीक। अब मैं कहता हूं कि ये बात गलत है, मैं कहता हूं कि ये बात गलत है। मोड ए को आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ए कैसा है। अगर उसने कहा कि ए ग्रेटर देन 0 है तब तो इसकी वैल्यू ए ही रहेगी। अब सुनो मेरी बात, अगर उसने कहा कि ए ग्रेटर देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तब तो वैल्यू ए रहेगी। अगर उसने कहा कि ए लेस देन 0 है तब वैल्यू हो जाएगी -ए, और उसने कहा कि ए 0 की इक्वल है तब भी वैल्यू ए रहेगी, और ये मैंने ऊपर लिखा था। मान लो मैं कहूं माइनस मोड वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पहले पूछना है कि y कैसा है, और मैंने कहा कि y नेगेटिव है तो आपको आंसर देना है -y। मैंने कहा कि मोड y की वैल्यू बताओ तो आपको पूछना है, मैंने कहा कि मोड y की वैल्यू बताओ, मैंने कहा कि मोड y की वैल्यू बताओ तो आपको पूछना है कि y कैसा है। मैंने कहा कि y पॉजिटिव है तो y। तो अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जुग तो बाहर आ जाएगी, मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आएगी। ठीक। अब सुनो, मान लो, फिर से सुनते हैं एक बार, फिर सुनते हैं, बस लास्ट बार फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड m, और मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि वेयर m इज नेगेटिव रियल नंबर, वेयर m इज कितना है, नेगेटिव रियल नंबर, m कैसा है, नेगेटिव, तो आपका जवाब होगा -है। ठीक। क्योंकि मोड के अंदर से जो क्वांटिटी बाहर आएगी वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि m को तो आप नेगेटिव कह रहे हो ना, m तो नेगेटिव है, m तो नेगेटिव है। जब m नेगेटिव है और नेगेटिव बाहर लग गया तो बन तो गई पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है, भले ही आपको माइनस लगा हुआ दिख रहा है बाहर, क्योंकि m तो नेगेटिव है ना। तो मोड को आपको मुझे लगता है ध्यान से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर शॉर्ट में अगर बात करें मतलब वही है क्लास 6-7 वाला, बस बात ये याद रखनी है कि मोड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो जुगतु लिख देना, अगर इक्वल 0 है तो भी जुगतु लिख देना, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लिखना। वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ये। तो मोड से हमको जो भी वैल्यू मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव मिलती है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ आगे की और ज्यादा जानकारी। तो सुनो, अब हम बात करते हैं इसका डोमेन एंड रेंज।
क्योंकि मैंने इतनी देर से जो बातें आपको समझाई हैं उनसे इतना तो क्लियर हो ही रहा है कि हम कि मोड जो है जीरो के लिए भी डिफाइन है, जीरो से बड़ी के लिए भी डिफाइन है, जीरो से छोटी के लिए भी डिफाइन है। तो मतलब डोमेन तो हो जाएगा इसका रियल नंबर, एवरी रियल नंबर डोमेन, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू निकल के जरूर आएगी। ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है कि वैल्यू निकल के ना आए, वैल्यू निकल के जरूर आनी है। दूसरी बात, वैल्यू निकल के क्या आई थी, मैंने आपको बताया कि मोड के अंदर अगर आप वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको जीरो भी आंसर मिलेगा और आपको पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे, आपको नेगेटिव कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मोड के अंदर से जो चीज बाहर आएगी या तो जीरो बाहर आएगी, जीरो का मोड जीरो, या फिर वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगी। पॉजिटिव है तो जीरो की तो बाहर, नेगेटिव है तो माइनस लेके बाहर आएगा, मतलब पॉजिटिव बन के आएगा। तो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर इसका क्या हो जाएंगे, रेंज। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आपको याद रखनी है। तो ये होगी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, ये डोमेन, ये रेंज। अब देखते हैं, बात करते हैं ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अपने माइंड में बिल्कुल चिपका लेना, एकदम फिट कर लेना एकदम। मैंने माना y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, मतलब कि ये चीज, ठीक है। ये बस आपको पता हो कि ये ग्राफ, अगर आपको कहा मॉडुलस x का ग्राफ, तो तुरंत आपके मन में ये इमेज आ जानी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा अब। तो देखो, इसको दो कैसे बना लेते हैं। y की वैल्यू x बाई y की वैल्यू x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और y की वैल्यू क्या भी है, y की वैल्यू माइनस एक्स भी तो है, इफ x लेस देन जीरो। तो y की वैल्यू x भी है, y की वैल्यू माइनस एक्स भी। समझ में आ गई बात। अब y की वैल्यू x का ग्राफ हमने पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था, याद करो। y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये था आइडेंटिटी फंक्शन। जो लाइन x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है और जीरो जीरो हो जाती है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, याद करो। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो बन जाएगी ये हो जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स लाइन डिफाइन कहां पे है, जब x जीरो के इक्वल है और जीरो से बड़ा है। तो मतलब इस ग्राफ को मुझको केवल वही उस जगह बनाना है जहां पर x ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है। तो एक तो इक्वल टू जीरो यहाँ पे है x, और x ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो है। मतलब इस हिस्से में ग्राफ बनेगा यहाँ पर है x नेगेटिव, यहाँ पर एक लाइन नहीं बनेगी, ठीक। तो एक तो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स कब बनाई मैंने, जब x जीरो के इक्वल है, एक तो मतलब यहाँ पे है, और जीरो से बड़ा है, तो उस एरिया में। अब बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनती है, देखो इस तरीके से, ठीक। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब बन रही है, जब x लेस देन जीरो है, मतलब जब x नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव वाले हिस्से में इसको मुझे नहीं बनानी, नहीं बनानी, ठीक। तो ये जो बना के आपको दिख रहा है ना, जो वी शेप दिख रही है, वी, इसको बोलते हैं ये लाइन तो हो जाएगी वैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हम केवल इस लाइन की बात करें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये पॉइंट हो जाएगा जीरो जीरो। इस लाइन की बात करें तो y इज इक्वल टू, तो ये पूरा बोला जाता है ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। चाहे आप लोग ग्राफ में बहुत क्लियरली देख भी सकते हैं कि जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो भी वैल्यूज आपको, एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा पहले आप इसको इसको पहले नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं इसमें थोड़ा सा समझाऊंगा ना आपको। इतनी बात आप नोट कर लो, ये डेफिनेशन ग्राफ डोमेन रेंज। अब ग्राफ पे देख सकते हैं कि ग्राफ केवल y की पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफाइन है, समझ रहे हैं बात को, और जीरो पर डिफाइन है। y के लिए ग्राफ नेगेटिव में डिफाइन है ही नहीं, ग्राफ y के लिए नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं है, मतलब जीरो पर डिफाइन है ग्राफ y के लिए और पॉजिटिव पर डिफाइन है। तो मतलब इसी से वजह तो कहा है कि रेंज क्या होगी, जीरो टू इन्फिनिटी। और एक्स एक्सिस पर ग्राफ पूरे पर डिफाइन है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक भी डिफाइन है, जीरो से लेकर नेगेटिव तक भी डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज। और बात करते हैं शेडो वाले तरीके की। अगर आप ऊपर टॉर्च मारोगे ना, तो इस लाइन की परछाई यहाँ पर पूरे पे पड़ेगी, इस लाइन की परछाई यहाँ पर पड़ेगी। तो इस ग्राफ की परछाई पूरे एक्स एक्सिस पर पड़ रही है, तो डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, अगर आप इधर से टॉर्च मारो या इधर से टॉर्च मारो, तो परछाई कहां पड़ेगी, सिर्फ पॉजिटिव वाले एक्सिस पर और जीरो पर। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में मॉडुलस फंक्शन की जानकारी दे दी है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर समझने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ क्वेश्चन ही कर सकते हैं हम इसके ऊपर, ठीक। तो तुरंत आप इस जानकारी को नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब नेक्स्ट है मेरे पास अगला सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन थोड़ा अजीब सा नाम लगता है बच्चों को, बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में हंस देते हैं कई बार सिग्नम फंक्शन सुन के, पता नहीं उनमें क्या चलता है भाई, सिग्नम का मतलब। सिग्नम फंक्शन
ठीक है, और इसको कई बार हम शॉर्ट में ले लेते हैं SGN, सिग्नम फंक्शन। ठीक, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को समझने के लिए देखते हैं एक बार, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है SGN x, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं सिग्नम ऑफ x। अगर आपको इसको पढ़ना है ना, SGN को पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे आप इसको, सिग्नम ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको, सिग्नम ऑफ x। तो सिग्नम ऑफ x, फिलहाल इसको डिनोट करता हूं मैं fx से, और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसकी वैल्यू दो होती है। इसकी वैल्यू होती है मोड x अपॉन x, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0। मॉडुलस ऑफ x अपॉन x वैल्यू तब होगी जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब x इज इक्वल टू 0। याद रखना है आपको, सिग्नम ऑफ x यानी कि मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, तो भी वैल्यू कब होती है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 कब होती है जब x इज इक्वल टू 0। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी इसका डोमेन रेंज और ग्राफ देखेंगे, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, एक तरीके से इसको हम और भी समझ सकते हैं कि सिग्नम ऑफ x यानी कि fx इज इक्वल टू, देखो जो ये नीचे वाली बात है ना, ये तो मैंने एक काम करो जरा, नीचे वाली मैंने लिख दी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कब, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इधर बनाता हूं मैं रियल नंबर 9, इधर 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। तो जब वैल्यू 0, सॉरी, जब वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, और जब x की वैल्यू 0 नहीं है, अब x की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई किसी चीज की वैल्यू तीन तो हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। 0 हो सकती है तो मैंने बात लिख दी, जब वैल्यू 0 है तो एफ दे रहा है 0, ठीक है। और जब नॉट इक्वल टू 0 है तो दो बातें बनती हैं कि या तो हमारा x पॉजिटिव होगा या फिर हमारा x नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप आपको भाई, या तो पॉजिटिव x होगा या फिर नेगेटिव x होगा। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जरा मोड पे जाओ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी पहले पढ़ाया है, मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x और माइनस x। x तो कब होती है जब x इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव कब होती है जब x लेस देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड की वैल्यू क्या आएगी x, तो मतलब मोड की वैल्यू क्या आएगी x और अपॉन x, ठीक। और जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी माइनस x, तो मतलब मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस x अपॉन x। समझ रहे हैं बात। तो मैंने इस चीज को खोल के लिख दिया, अभी इस चीज को मैंने खोल के लिख दिया समझाने के लिए आपको। मैं 0 वाले आंसर नीचे लिख दी, और जब x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब या तो x पॉजिटिव है या तो x नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x x देगा, अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x देगा, अपॉन में तो x है ही। तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा कैंसिल होकर -1। तो fx इज इक्वल टू एक नया रूप बन के आया कि fx की वैल्यू 1, fx की वैल्यू 1, तो कब, जब x ग्रेटर देन 0। fx की वैल्यू -1, fx की वैल्यू -1 कब, जब x लेस देन 0, और fx की वैल्यू 0 कब, जब x 0। तो हम सिग्नम फंक्शन को ऐसे और ऐसे इन दोनों रूपों में याद रखेंगे, सिग्नम फंक्शन को हम इन दोनों फॉर्म में याद रखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख दिया। सोल्व कैसे किया मैंने आपको बता दिया है। तो ये भी सिग्नम फंक्शन है, ये भी सिग्नम फंक्शन है। आपको सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है। क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, आपको जरूरत ऐसे भी पड़ेगी और ऐसे भी पड़ेगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स। चलो अब ये तो होगी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। यहां बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, सिग्नम ऑफ एक्स। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन एंड सिग्नम फंक्शन का रेंज, क्योंकि हमने देखा अभी रियल नंबर लाइन पर कि सिग्नम फंक्शन 0 के लिए भी डिफाइन है, 0 से बड़े के लिए भी डिफाइन है, 0 से छोटे के लिए भी डिफाइन है, 0 के लिए भी है, पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए भी है। तो एवरी रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन डोमेन एवरी रियल नंबर। लेकिन रेंज में थोड़ा लफड़ा है। रेंज में लफड़ा यह है कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आ रही है निकल के, या 0 आ रही है, या फिर -1 आ रही है। समझ रहे हैं क्या बात। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपके पास वैल्यू केवल 1 मिलेगी, x लेस देन 0 हुआ तो वैल्यू -1 मिलेगी, अगर x 0 ही हुआ तो 0 मिलेगी। तो मतलब इसका रेंज केवल ये 3 नंबर होते हैं, -1, 0 और 1। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन R और सिग्नम फंक्शन की रेंज -1, 0, 1, ठीक। अब अच्छा एक बात तो बताऊंगा फिर भी मैं आपको, इसकी जरूरत कब पड़ती है। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। मान लो मैंने कहा कि सिग्नम ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, सिग्नम ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा सिग्नम ऑफ
3 की वैल्यू क्या होगी, मान लो मैंने तो सिग्नम ऑफ 5, तो आप देखो सिग्नम ऑफ एक्स कहा ना हमने, तो सिग्नम ऑफ एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्नम ऑफ एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है ना, 5 क्या है ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या आएगी 1। सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर अगर है सिग्नम में तो वैल्यू क्या आएगी -1, ये मतलब इस बात का। तो सिग्नम की वैल्यू, और अगर आप सिग्नम निकालोगे 0 का तो 0 आएगी। तो सिग्नम की वैल्यू अगर आप 0 की फाइंड करोगे 0 आएगी, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम फाइंड करोगे 1 आएगा, नेगेटिव नंबर का सिग्नम फाइंड करोगे तो -1 आएगा। आपके पास केवल यही 3 वैल्यू रिपीट होकर आती रहेंगी, तो इसलिए रेंज क्या होगा -1, 0 और 1। ठीक, चलो तो इन सब जानकारी को नोट करो, फिर इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी। देखो अब ग्राफ ड्रॉ करने का क्या मतलब है, 3 बातें हैं, 1, 0 और -1। इसको जरा नोट कर लो, यहां से मैं इसको रब कर दूंगा अभी यहां से। चलो यहां पर नोट कर दे, इसको रब कर देता हूं। तो इसको भैया ग्राफ, सॉरी, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक काम करते हैं, इस बॉक्स के अंदर जानकारी लिखते हैं। इसको मैंने y मान लिया, तो देखो y की वैल्यू 1 भी आ रही है, y की वैल्यू 0 भी आ रही है, y की वैल्यू -1 भी आ रही है। ये तो कब आ रही है, जब x ग्रेटर देन 0, और ये कब आ रही है जब x 0, और ये कब आ रही है जब x लेस देन 0। तो y की वैल्यू 1 भी है, एक तो बनेगा y इज इक्वल टू 1 लाइन, y इज इक्वल टू 1 लाइन कहां बनती है भैया, y इज इक्वल टू 1 लाइन कहां बनती है, y एक्सिस पर, ठीक है, y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 0, ये रहा y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y की वैल्यू -1, ये वैल्यू क्या थी 1, ये वैल्यू मैंने मान ली y की -1, ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि y इज इक्वल टू 1 केवल कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x लेस देन 0 वाले हिस्से में नहीं बनाना, और यहां पर लगाएंगे ओपन सर्कल, क्योंकि केवल y ग्रेटर देन 0 के लिए, सॉरी x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 कहां है, यहां से आगे, तो इतने हिस्से में, और जब x 0 है तो वैल्यू क्या है 0, थोड़ा डार्क सर्कल लगाएंगे, है ना, डार्क सर्कल, और जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 इधर है, तो y इज इक्वल मतलब इस हिस्से में, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग ओपन सर्कल। तो ये बनता है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये लाइन, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको y की वैल्यू मिलेगी -1। तो इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अगर आप इसको शेडो वाले तरीके से देखो तो डोमेन क्या है, एवरी रियल नंबर इज डोमेन, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के लिए यहां भी डिफाइन है, एक्स एक्सिस के लिए यहां भी डिफाइन है, परछाई, इसकी परछाई कहां पड़ेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इसकी परछाई कहां पड़ेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और जो डार्क सर्कल था, तो डोमेन तो हो जाएगा एवरी रियल नंबर, और रेंज, अगर आप रेंज की बात करें तो वैल्यू या तो 1 आ रही है खाली, भाई y की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे कहीं वैल्यू नहीं आ रही y की, सिर्फ ये वैल्यू y की, 1 वाली, -1 वाली और 0, तो रेंज क्या होगा +1, -1 और 0। तो ये था सिग्नम फंक्शन। अब चलते हैं लास्ट फंक्शन पर, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लास्ट हमारा टॉपिक का फंक्शन है 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन हम क्लास 12 में करेंगे भी वैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपैरिजन वाली वीडियोस में। फिलहाल मैं क्लास 11 12 के लेवल से बात करूंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, इसको हम आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्केलिंग फंक्शन भी कहते हैं, स्केलिंग फंक्शन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताएंगे बाद में, कंप्यूटर में बताएंगे आपको, है ना। इसका एक उल्टा भी होता है, बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी क्लास 11 और 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, उसको अंदर क्या लिख देते हैं x, एक होता है ना छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना भाई। देखो मैं तो पढ़ा हूं हिंदी मीडियम से, हम बोलते थे इसको छोटा कोष्ठक, इसको मंझला कोष्ठक, इसको बड़ा कोष्ठक। अब चल पड़ा, एक वेनिकुलम भी आता है, वेनिकुलम,
पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। तो वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को लगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जब भी आपको ये ब्रैकेट अब से लगा मिलेगा मैथ्स में, तो आप इसको सिंपल ब्रैकेट में समझना, ये डिनोट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, डिनोट्स, तो क्या लिखोगे, ये ब्रैकेट डिनोट्स करेगा, डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट, ये क्या करेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो सुनो यार, इसका मतलब क्या है, मान लो कभी लिखा 2.3, तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो चौथी पांचवी क्लास में कि जो ये जो 2.3 लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, या फिर बोलते हैं इसको हम इंटीग्रल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल वैल्यू पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट। तो बस 2.3 का इंटीग्रल पार्ट, दिस ब्रैकेट डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल पार्ट कौन है, 2, यार इसका इंटीग्रल पार्ट 2। या मैंने कहा कभी आपसे जिंदगी में 2.25 का इंटीग्रल पार्ट, वो भी 2। मैंने कहा आपसे 2.09 का इंटीग्रल पार्ट, वो भी 2। 2.9 का इंटीग्रल पार्ट, वो भी 2। तो 2.7, तो इंटीग्रल पार्ट तो कई नंबर का सेम हो सकता है, ठीक। तो इसको, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये ब्रैकेट किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट को, किसी भी नंबर के जो उसमें इंटीग्रल पार्ट है उसको ये डिनोट करता है, ठीक, उसको ये क्या करता है, डिनोट। अब कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। अगर कभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीजर का निकालना है, अगर इसके अंदर इंटीजर लिखा हुआ आया, तो सिंपल है कि वो इंटीजर खुद हो जाएगा, 0 आया तो 0 हो जाएगा, 3 आया तो 3 हो जाएगा। हमने कहा 1.1 तो क्या हो जाएगा, 1। हमने कहा 3.7 तो क्या हो जाएगा, 3। आइए समझते हैं रियल नंबर लाइन पर, इस बात थोड़ा सा रियल नंबर लाइन पर इन बातों को समझते हैं। देखो, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि जिस भी नंबर का आपको इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है, यानी कि GIF, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, जिस नंबर का भी आपको फाइंड करना है, बस देख लो कि वो नंबर रियल लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो आपको निकालना है 3.6 का, तो देखो वैसे तो मैंने बता दिया कि इंटीग्रल पार्ट होगा, फिर भी देखते हैं 3.6 यहाँ होगा ना, यहाँ पे 3 4 के बीच में यहाँ होगा, तो इससे जो ठीक पहला इंटीजर होगा वो लिख देना, इससे ठीक पहला इंटीजर मतलब 3। क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर का तो मैंने फिर भी डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन नेगेटिव में दिक्कत आती है। तो फिर भी देखते हैं, अगर मेरे को निकालना है 2.8 का इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है, तो वैसे पता है मेरे को 2 होगा, लेकिन देखो 2.8 कहां पर है, 2.8 यहां पर है, तो इससे ठीक पहला इंटीजर, 2.8 से ठीक पहला इंटीजर क्या है, 2। तो ये तरीका होता है इंटीग्रल पार्ट को सोल्व करने का। अगर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, अगर नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं, मान लो कि माइनस के 1.3 है, अब जरा जल्दबाजी मत करना, कभी आप उठा के यहाँ पे -1 लिख दो, सोचो, मत लिखना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो तरीका मैंने बताया आपको, -1.3 कहां पर होगा, देखो -1.3 -1 और -2 के बीच होगा, ये है माइनस के 1.3। और मैं जो बोल रहा हूँ बात, मैं क्या कह रहा हूं, इस नंबर से ठीक पहला इंटीजर, इससे पहला इंटीजर कौन है, या फिर इससे ठीक छोटा इंटीजर बोल लो। जब मैं 3.6 का फाइंड कर रहा था, तो 3.6 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आया था, 3.6 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आया था, 3। जब मैं -1.3 पर हूं, तो -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, -2। क्योंकि कई बार फीलिंग आती है कि भैया ये लिख दो, तो देखो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना, तो बस फीलिंग आ गई होगी। हम डेफिनेशन समझो ना आप, जहां भी नंबर पढ़ रहा है उससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट पहला इंटीजर। तो जब 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 मेरे को 4.5 का फाइंड करना है, तो 4.5 यहां है, इससे ठीक पहला इंटीजर कौन है, 4। लेकिन अगर मुझको -4.5 का फाइंड करना है, तो -4 ये रहा, -5 ये रहा, तो -4.5 कहां पड़ेगा, यहाँ, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -4 थोड़े, ये -5 तो होगा छोटा इंटीजर, तो माइनस। इस तरह आप चीजों को समझे कि किस तरह हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड करते हैं, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर या एनी नेगेटिव नंबर या फिर जीरो को हम लोग किस तरह फाइंड कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज फाइंड करनी बता दी। अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। इतनी जानकारी को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ से रब करने वाला हूँ इनको अभी, ठीक है। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है किसी भी चीज का, तो रियल नंबर लाने पर देखो कि वो नंबर कहां एग्जिस्ट कर रहा है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर उठा के लिख दो, जस्ट छोटा इंटीजर, ठीक पहला इंटीजर उठा के लिख दो, वही उसका सॉल्यूशन होगा।
अगर आप डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो क्योंकि हम किसी भी नंबर का, एनी रियल नंबर का, किसी भी नंबर का GIF फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। हम माइनस नेगेटिव से लेके प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर नंबर को यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन लेकिन रेंज को देखो, देखो रेंज जब भी आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू ही निकल के आएगी। रेंज कभी भी पॉजिटिव पॉइंट्स में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि हम इंटीग्रल पार्ट फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट। तो वैल्यू जो ऑब्टेन होकर मेरे को मिलेंगी वो इंटीग्रल मिलेंगी ना। तो मतलब क्या होगा, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड। इंटीजर तो मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे इंटीजर, मैंने आपको अभी दिखाया था सर। नेगेटिव इंटीजर भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, जीरो भी मिलेगी। तो इंटीजर क्या होगा इसका, रेंज। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। इन बातों का आप लोग पहले नोट करो एक बात जरा। चलो, अब इन सब बातों को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है, डोमेन इज इक्वल टू एवरी रियल नंबर एंड रेंज एवरी इंटीजर, ठीक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ना काउंटिंग कर लेते हैं भैया। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 तक मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ, जैसे है इनफाइनाइट तक। -1, इसको जरा हटा दूं यहाँ से, तो समझ गया आप, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले भी लिया होगा अब तक तो, है ना। -3, माइनस, चलो जी, इधर देखते हैं फ्रेंड्स, 1, 2, 3। इधर देखते हैं -1, -2, -3। तो चलो ध्यान से देखो एक बात, बहुत ध्यान समझो। जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फाइंड करूंगा 0 का, तो 0 आएगा। तो 0 पे तो क्या वैल्यू दे रहा है, 0। क्लियर। जैसे ही मैं 0.1 का फाइंड करूंगा तो भी 0 ही आएगा, ध्यान समझो। 0.2 का फाइंड करूंगा तो भी 0 आएगा। 0.3 का फाइंड करूंगा तो भी 0 आएगा। 0.7 का फाइंड करूंगा तो भी 0 आएगा। 0.8 का फाइंड करूंगा तो भी 0 आएगा। 0.9 का फाइंड करूंगा तो भी आएगा, 0 आएगा। मतलब ये इन सब वैल्यू का, इन सब जो एक्स एक्सिस पर यहां तक पड़ रही है, यहां तक, इन सब का इंटीग्रल पार्ट 0 है। लेकिन जैसे ही 1 आए, जैसे ही मैं इसके अंदर 1 का इनपुट दूंगा, तो मेरे को तुरंत वैल्यू 1 मिलेगी, तुरंत ग्राफ यहां से यहां पहुंच जाएगा, 1 मिलेगा एकदम। क्या मिलेगा मुझको यहां तुरंत एकदम, 1 मिलेगा। अब फिर मैंने शुरू किया 1.1, फिर मैंने शुरू किया 1.2, फिर मैंने शुरू किया 1.3, यहां पर 1 मिलेगा, यहां भी 1, और 1.9 तक 1 ही मिलता रहेगा। तो 1.1 मिलेगा तो 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.4 पे 1, 1.5 पे 1, 1.9 तक 1। तो 1.9 तक 1। लेकिन जैसे ही 2 आएगा, जैसे ही 2 आएगा, अब वैल्यू तुरंत 2 पे जाएगी। समझ रहे हैं बात। जैसे ही 2 आएगा, अब वैल्यू तुरंत 2 मिलेगी। अब 2.1 पे फिर 2, 2.2 पर फिर से 2, 2.9 तक मेरे को 2 ही मिलता रहेगा। 2 से लेके 3 तक, ठीक है नहीं, 3 नहीं, 3 से जस्ट पहले तक 2 ही मिलता रहेगा। और जैसे 3 मिलेगा, 3 रखूंगा ना तो 3 मिलेगा, और ये चलेगी 4। तो इस तरह हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 पे वैल्यू 0, और 0 से 1 के बीच के लिए ये वाली वैल्यू, ये वाली समझ रहे हैं। 1 पे 1 है, 1 और 2 के बीच की वैल्यू के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 2 से 3 तक की वैल्यू के लिए 2 है, सॉरी 2 से और 3 के बीच की वैल्यू के लिए 2 है, 3 पे 1 हो जाएगा, 3 पे जाकर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह इसका बनता है ग्राफ। अगर आप नीचे की तरफ देखें यहाँ पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 0.2 रखूंगा, मान लो माइनस का, वो भी माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 रखो, माइनस का आप यहां पर क्या रखो चाहे 0.3, मतलब जो वैल्यू यहां पर है, तो उनसे जस्ट पहला इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी, ये वाली यहां पर आपको ओपन मिलेगा। समझ रहे हैं बात। यहां पर आपको क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल आपको यहां पर मिलेगा, ठीक। अब यहां आ जाओ, ये वाला ओपन, यहां पर आपको मिलेगा क्लोज्ड। फिर उसी तरह T3 पे आएंगे, तो ये ओपन और ये क्लोज। देखते हैं, फील करेंगे चीजों को, रटना कुछ भी नहीं है मेरे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ रटना कुछ नहीं है। चलो देखते हैं, कोई वैल्यू मान लो यहाँ पे है, क्या वैल्यू है ये, माइनस के 1.5। तो माइनस के 1.5 से जस्ट पहला इंटीजर क्या होगा, -2। तो देखो ग्राफ कहां जा रहा है तुरंत, -2, ठीक। तो इस तरह हम इसको
ग्राफ को अच्छी तरह से फील करते हुए समझेंगे, और जब हम बातों को फील करके समझेंगे ना, फिर हम उसके बाद उन चीजों को रटने की भी अगर हम रट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे जीना चढ़ना सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर, या सेलिंग फंक्शन, समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में बताया था ना, दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेलिंग फंक्शन, दिस फंक्शन आल्सो कॉल्ड सेलिंग फंक्शन, क्योंकि हम छत पे चढ़ रहे हैं। सेलिंग फंक्शन, स्टेप फंक्शन, समझ में बात आ रही है ना, यहाँ, ठीक। एक हम बाद में पढ़ेंगे कंप्यूटर की वीडियोस में, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, उसमें हम नीचे उतरते हैं, फ्लोर पे आते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। वो बात तब की है, खैर चलो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके हमारा ये बहुत ही बड़ा भारी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको तमाम तरह के ग्राफ, स्पेशल ग्राफ आपको समझा दिए हैं, और मैंने पूरी उम्मीद से, पूरी मेहनत से ये कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझसे, जो बेहतर हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा 2.3 का इंट्रोडक्शन लगभग पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें हम 2.3 के कुछ 2-4 एग्जांपल्स हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, उसको पढ़ेंगे। 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो, और वो एक टॉपिक है थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, वो पढ़ के फिर हम चलते हैं 2.3 सॉल्यूशन पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।